बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक तनाज़ा चल रहा है और इसमें मगरबी मीडिया में ख़ासकर जो हाइप इस वक्त मिली हुई है और ऐसा लग रहा है कि किसी भी लम्हे जंग छिड़ जाएगी। तो इस सारे मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट तैयब बलोच साहब। इंटरनेशनल अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और ख़ास तौर पर रशिया के जो मामलात हैं उसको क्लोजली फॉलो करते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक पर बात करने के लिए इनसे ज्यादा मौजूद शख्स हमें कोई और नहीं लग रहा इस वक्त इस्लामाबाद में जो बात कर सके। थैंक यू सो मच तैयब भाई, आपने टाइम दिया। और साथ ही साथ हम थोड़ा सा इस बारे में भी बात करेंगे जो अभी इस मंथ के एंड में वजीर आजम इमरान खान ने रशिया जाना है, तो इस दौरे की क्या अहमियत है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए क्या नई राहें खुलने वाली हैं डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तैयब, पहले हमें ये बताइएगा कि ये जो सारा मामला रशिया और यूक्रेन के दरमियान चल रहा है, अब यूट्यूब पे इतना मवाद पड़ा है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि बेसिक इशू क्या है और ये बोन ऑफ कंटेंशन है क्या? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने पूछा कि बेसिक इशू क्या है, मगरबी मीडिया और जो परसेप्शन मैनेजमेंट है ओवरऑल उसको छोड़ के जो हकायक है आज मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। हकीकत जो है ना, आप हम सब ये जानते हैं कि जो यूक्रेन है वो किसी दौर में रशिया का हिस्सा रहा है। जिस तरीके से बाकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी रशिया का या यूएसएसआर का हिस्सा रही हैं, लेकिन यूक्रेन, बेलारूस और रशिया, ये तीन वो यूनियन थी, बेसिक यूनियन थी जिसने फिर यूएसएसआर को माइटी बना के तो पूरी उसके ऊपर उसकी हेजेमोनी कायम हुई थी। और सबसे आखिर में जो इन्हदाम हुआ था वो रशिया, यूक्रेन और बेलारूस का थी। ठीक है, तो हुआ क्या कि अलग होने के बाद मामलात जो है वो बिल्कुल पीसफुली चल रहे थे। यूक्रेन जो है वो रशिया का हमसाया है और बड़े बेहतरीन अंदाज से जो है इनका मामलात चले जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊं, 2014 के अंदर जो यूक्रेन का कैपिटल है जिसे कीव कहते हैं, कीव में जो है वो जो वहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी की जो बिल्डिंग थी, वहां पे एक बहुत बड़ा मास्केयर हुआ था, लोगों को आग लगाई गई थी। और वो जो वेस्टर्न एनजीओज और वेस्टर्न यानी कि अमेरिकन जो एम्बेसिडर थे कीव के अंदर, वो भी वहां पे मौजूद थे। और वहां पे जो प्रो रशियन लोग थे उनको उस म्यूनिसिपल कमेटी की बिल्डिंग में बंद करके आग लगा दी गई थी। और सैकड़ों लोग जो है वो वहां पे जा भाग हुए थे 2014 के अंदर। और फिर वहां से जो है ये यूक्रेन के अंदर जो है वो एक सिविल वार की सी कैफियत पैदा हुई। और फिर हमने देखा कि उसका इम्पेक्ट खुद यूक्रेन के ऊपर क्या हुआ कि 2014 के अंदर फिर हम देखते हैं कि ईस्ट और यूक्रेन और वेस्ट यूक्रेन के अंदर एक सिविल वार चली। और फिर प्रो रशियन जो थे, मैं आपको पहले एक यूक्रेन की बताऊं कि यूक्रेन में हर चौथा बंदा जो है उसकी जो फैमिली इंटीग्रेशन है वो रशियंस के साथ है। और इतने अरसे इकट्ठे भी रहे तो जबान, कल्चर, बहुत सारी चीजें जो है वो सेम है। अगरचे उन्होंने अब अपनी यूक्रेनियन जबान को मॉडिफाई किया है, लेकिन बेसिकली वो एक हिस्टोरिकली आज, और फिर उनकी जो सिविलाइजेशन है वो सेम है। ठीक है, डायनापर रिवर से ये एक रशियन सिविलाइजेशन फूटी, तो वो डायनापर रिवर जो है वो ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर मौजूद है। तो वहां से जब आप कल्चरली सारा कुछ सेम होता है तो फिर, लेकिन हुआ क्या है कि नियो नाजीइज्म के जरिए यानी कि अमेरिका ने और इन्होंने जो है वो एक मुकम्मल जो है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की और पूरी की पूरी रजीम चेंज की। और रजीम चेंज कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। 2014 में जो प्रो रशियन गवर्नमेंट थी उसको टॉपल करके पेट्रो पोरोशेंको को प्रेसिडेंट बनाया गया, नेटो ने बनाया, अमेरिका ने बनाया। और फिर जब उनका अपना प्रेसिडेंट इंस्टॉल हो गया यूक्रेन के अंदर, फिर उसके बाद आप हमने देखा कि किस तरीके से कीव के अंदर वो मेडियन मास्कर हुआ, लोगों को जिंदा जला दिया गया। फिर उसके नतीजे में यूक्रेन के अंदर सिविल वार हुई और फिर उस सिविल वार के नतीजे में यूक्रेन के जो दो बड़े शहर थे वो यूक्रेन से उन्होंने आजादी हासिल कर ली। ठीक है, और अच्छा। अब वहां पे जो है उसे डोनाबास रीजन कहते हैं, यानी कि यूरोपियन जबानों में भी और वैसे जो डोनाबास रीजन, तो डोनाबास रीजन जो है वो अब यूक्रेन से अलग हो गया है। और वहां पे उन्होंने सेल्फ प्रोक्लेम्ड दो स्टेट्स बनी है दो बड़े शहरों के ऊपर। और वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्टेट्स है, अगरचे यूएनओ ने या बाकी लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया इंटरनेशनली, लेकिन रशिया ने और प्रो रशियन कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड के अंदर, बेलारूस हो गया, ये आर्मीनिया हो गया, या बाकी ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं कुछ, तो उन्होंने जो है उसको इनको
तस्लीम कर लिया। तस्लीम कर लिया है। तो यूक्रेन जो है अब वो यूं समझे कि उसका शराजा बिखर है। फिर एक ये हो गया। दूसरा इशू ये होता है कि क्रीमिया क्रीमिया आपने देखा होगा कि 2014 के अंदर रशिया ने रिफरेंडम कराया क्रीमिया में, और क्रीमिया के लोगों से पूछा कि आप हमारे साथ रहना चाहते हो या यूक्रेन बिल्कुल। के साथ रहना चाहते हो। तो 95% जो लोगों ने है वो अपनी रजामंदी जाहिर की कि क्रीमिया जो है वो रशिया के साथ रहना चाहता है। तो क्रीमिया भी इस तरीके से अनेक्स हो गया रशिया के साथ। और क्रीमिया की जो स्ट्रेटजिक, मैं आपको बताऊं कि हम्म, स्ट्रेटजिक अहमियत यह है कि वो ब्लैक सी की सबसे बड़ी पोर्ट, यानी कि जो रशियन हम्म, नेवी का जो सबसे बड़ा फ्लीट है वो क्रीमिया में अब मौजूद है, और ये यूएसएसआर हम्म, ने बनाया था। अगरचे वो एक बैकग्राउंड में चीजें कुछ ऐसी है कि जब यूएसएसआर का इन्हदाम हुआ तो उन्होंने जान के क्रीमिया को जो है वो यूक्रेन के खाते में डाल दिया, जबकि क्रीमिया जो वो हमेशा रशिया का हिस्सा रहा है। तो बहरहाल अब ये हम्म, चीजें वापस आ गई हैं। लेकिन हो क्या हम्म, रहा है कि चूंकि वहां पे, अच्छा फिर इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता हूं जो सबसे अहम है कि रशिया और नेटो की फाइट क्या है। अगरचे यूक्रेन हम्म, को उन्होंने एक महाज बनाया हुआ है, लेकिन असल वजह यह है कि जब दीवारें बर्लिन गिरी थी, याद हो आपको हम्म, कि हम्म, जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, एक बिल्कुल। यूएसएसआर के पास था, एक जो है वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के पास था, बरतानिया के पास था। लेकिन जब उनका एग्रीमेंट होता है तो उस एग्रीमेंट में ये एक चीज तय हो गई थी कि जो नेटो है वो अपनी एक्सटेंशन ईस्ट वर्ल्ड की तरफ नहीं करेगी, यानी ईस्टर्न यूरोप में नेटो जो है वो अपने आप को एक्सटेंड नहीं करेगी। अच्छा, हम्म, ये एक चीज जो है बार बार रशिया की जानब से कही जा रही है कि नेटो अपने उस एग्रीमेंट के ऊपर, या अटलांटिक काउंसिल जो है अपने उस एग्रीमेंट के ऊपर फुलफिल नहीं कर रही। लेकिन जब हम्म, नेटो की जानब से हमने पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि इट वाज नॉट एन रिटन एग्रीमेंट, कि ये तहरीरी तौर पे हम्म, हमारे नहीं है, लेकिन वो एक मीटिंग के अंदर ये चीजें हुई थी। तो हम्म। है कि जो अभी साबित, अभी रिसेंट, अगर हम रिसेंट की बात करें तो ये रिसेंटली इतना ऐसा क्या हुआ है कि ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट इतना उभर के सामने आ रहा है और इस पर बात हो रही है और लाखों जो है तकरीबन 1 लाख से ज्यादा फौज रशिया ने वहां पर बॉर्डर पे लगा दी है। देखिए रशिया ने बॉर्डर पे फौज लगाई है तो वो तो रशिया का अपना इलाका है ना, सिंपल बात है। रशिया हम्म, का अपना बॉर्डर है, वो तो अपनी फौज मूव कर सकता है। सिर्फ हम्म, बात ये नहीं है, बात ये है कि आप देखेंगे यूक्रेन के अंदर अमेरिकन ट्रेनर्स बैठे हुए हैं, बरतानवी ट्रेनर्स बैठे हम्म, हुए हैं, कनेडियन ट्रेनर्स बैठे हुए हैं, और पूरी की पूरी नाटो की पल्टून यूक्रेन के अंदर बैठी हुई है। सिर्फ ये नहीं, बल्कि बरतानिया कनाडा की आए रोज शिपमेंट्स हम देख लेते हैं कि किस तरीके से वो अपने वेपन जो है वो यूक्रेन को भेज रहे हैं। असल मकसद ये है कि रशिया की जो है ना वो नाटका बंदी की जाए। राइज ऑफ रशिया जो है ना, देखिए ये दो वर्ल्ड पावर की जंग है, अमेरिका हम्म, वर्सेस रशिया। अब रशिया। अमेरिका अमेरिका डिक्लाइनिंग में जा रहा है, रशिया राइजिंग में जा रहा है, तो वो एक दूसरे को काउंटर करने पे है कि दुनिया में किसकी हेजमोनी होगी, किसकी देखिए मनाफी होगी। तैयब, अगर हम इसको ऐसे कर लें कि रशिया की बजाय आप ये करें कि यूरोप और अमेरिका डिक्लाइन में जा रहा है और एशिया उभर रहा है, बिल्कुल। यानी कि ये जो हमारा यहाँ पे सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो जाए, रशिया हो जाए, चाइना हो जाए, और ये सीपेक प्रोजेक्ट जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है, तो इस सब को मिलाकर मतलब एक एशिया का राइज हो रहा है और यूरोप और अमेरिका का फॉल हो रहा है। जियोपॉलिटिकली इसको हम एक और टर्म भी दे सकते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड वर्सेस यूनिपोलर वर्ल्ड। तो हम्म, रशिया, चाइना या इस तरीके से जितनी पावर्स है वो अब मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंटर हो चुकी हैं, या वो उसके साथ दुनिया जो है एशिया की और बाकी ममालिक उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो वो एक मल्टीपोलैरिटी हमें नजर आ रही है। जबकि वेस्ट हम्म, और अमेरिका जो है वो यूनिपोलैरिटी पे खड़े हुए हैं। तो ये उनकी असल हम्म, में फाइट है। और रशिया आपने देखा कि किस तरीके से लीडिंग पोजीशन में है मल्टीपोलर वर्ल्ड को, या ये जो एशियन हम्म, सेंचुरी है इसको लीड करने में चाइना के साथ पार्टनरशिप के साथ वो एक लीडिंग पोजीशन में है। तो इसी वजह से देखे बैक वक्त अमेरिका ने या यूनिपोलर फोर्सेस ने जो है वो दो महाज खोले हुए हैं। एक महाज रशिया के खिलाफ है, एक महाज इसी तरीके से ताइवान को देख ले, बाकी वो साउथ चाइना सी बिल्कुल। को देख ले, चाइना के साथ भी खोला हुआ है। तो वो दोनों ये चाहते हैं कि हमारी जो हेजमोनी वर्ल्ड वाइड कायम है वो कायम रहे, और ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ने उनको चैलेंज किया हुआ है ये जो है वो इसको काउंटर करना चाहते हैं। लेकिन ये अच्छा। फिर वक्त दिखाएगा। हम्म, इसी वजह से यूक्रेन का जो महाज है वो उनके लिए इजी है। यूक्रेन के अंदर उन्होंने पपेट गवर्नमेंट बिठाई हुई है, यूक्रेन में टोटल रजीम चेंज हो चुकी है, और यूक्रेन के अंदर एंटी रशियन फोर्सेस को जो है वो तकवीत दी जा रही है। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि रशिया को उसके घर के अंदर इंगेज कर लो, ताकि ये हम्म, सीरिया में भी ना आ सके, ये चाइना को भी हेल्प आउट ना कर सके, या ये सार्क साउथ एशिया में भी ना आ सके, तो वो अपने घर में हम्म। ही उलझ के रह जाएगा। तो असल अच्छा, रीजन ये मुझे ये बताइएगा कि अब आप इस सारे सूरत हाल में आपका क्या तबसरा है कि क्या वाकई माहौल जंग की तरफ जा रहा है? जो रिसेंटली प्यूटन और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की भी मुलाकात हुई और फिर बाइडन और प्यूटन की एक लंबी कॉल हुई, तो उसके बाद भी चीजें जो है वो नॉर्मलाइज तो नहीं हो रही। आपको क्या लगता है कि मामला जंग की तरफ जाएगा? देखिए इमरान, बात सिंपल सी है।
रशिया ने या रशियन जो पॉइंट ऑफ व्यू है उन्होंने क्लियर कहा है कि हम ख्वाब में, यानी कि ये कोट एंड कोट में वर्ड बात कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि हम यूक्रेन के साथ जंग करेंगे। लेकिन अब इसमें क्यों बोनो या बेनिफिशियरी कौन है? वो अमेरिका है। अगर रशिया अमेरिका के ऐसे यूक्रेन पे अटैक नहीं करता तो अमेरिका और नाटो कहेगी देखिए जी हमारे प्रेशर की वजह से रशिया ने अटैक नहीं किया, वो गेनिंग पोजीशन में हाँ है। बिल्कुल, जो गुज़श्ता रोज एक रशियन जो है वो स्टेट की जानिब से रिस्पॉन्स आया, वो यही कह रहे थे कि ऐसे लग रहा है कि अगर हमारी तरफ से तो होगा नहीं, ये लग रहा है कि वो दूसरी तरफ से अमेरिका और नेटो वो कर देंगे अटैक, जितनी उन्होंने बिल्कुल हाइप बना दी है। बिल्कुल वो इसी पोजीशन में है। लेकिन एक बात देखिए, मैं आपको बताऊं, ये रशिया और नाटो की जो है ना फाइट बहुत पुरानी है और ये चल रही है और स्केपगोट बनाया हुआ है यूक्रेन को। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जंग, देखिए मैं आपको बताऊं कि 2 माह पहले जो रशियन बम्बार B-52 है जो न्यूक्लियर वेपन्स फेंकता है दुनिया के ऊपर, उसने 1 माह के अंदर 30 दफा रशिया की जो सरहदों पे फ्लाई स्पेस में किया है। उसने जो है एक्सरसाइज की है। एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि उन्होंने अपने पायलट्स को, अपनी आर्मी को जो है वो फिजिकली तैयार किया है कि कल को अगर वार होती है तो आप फिजिकली तैयार हो कि रशिया के ऊपर न्यूक्स फेंकने के लिए। तो यहां तक बात आ चुकी है। लेकिन बात वेरी सिंपल है कि रशिया जो है वो अब उस पोजीशन में नहीं है कि यूक्रेन या अमेरिका या नाटो जैसे चाहेगी कि उसका शरियाजा बिखेर दे। रशिया अब प्यूटन की सरबराही में जो है वो राइज करके आ चुका है और अगर फाइट होती है तो मैं आपको बर्मला कहता हूं कि रशिया विनिंग पोजीशन में होगा। नाटो फाइट नहीं चाहती। नाटो को पता है कि अगर हम फाइट करेंगे तो जो उनका दुनिया के ऊपर जो हवा बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा स्ट्रेटेजिकली भी रशिया के पास पूरे, वो रशिया अगर चाहे ना तो एक टैप बंद कर दे गैस की और नाटो के तमाम जो कैपिटल्स है वो सर्दी से सुकड़ के रह जाए। तो रशिया के पास बहुत सारी चीजें मौजूद है। लेकिन इसके हाँ, लेकिन बावजूद उस पे देखें, जो इसराइल, टर्की और यूरोप के रास्ते एक और नई गैस पाइपलाइन बिछाने के हवाले से भी बात चल रही है और तुर्की और इसराइल के दरमियान जो लिंकेजेस बढ़ रहे हैं, वो एक अल्टरनेटिव की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन सही कह रहे हैं आप कि फौरी तौर पर जो है वो रशिया इस पोजीशन में है कि एक टफ टाइम दे सकता है। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि जो पीएम का एक दौरा है रशिया का, तो उसके हवाले से आपको वहां से क्या खबरें मिल रही हैं कि किस नोयत का ये दौरा है और पाक रशिया ताल्लुकात में किस कदर ये अहम है? देखिए ये एक बायलैटरल जो रिलेशंस है ना उसके लिए तो ये एक संग मील साबित होगा। और हम बहुत अरसे से देख भी रहे हैं कि रशिया और पाकिस्तान की जो इंगेजमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ना सिर्फ इस सार्क या साउथ एशियन रीजन के हवाले से, अफगानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने और इंटरनेशनली भी है। वो जिस तरीके से हमने देखा कि जैसे रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश वर्ल्ड वाइड जारी है, बेअन ही इसी तरीके से पाकिस्तान को भी आइसोलेट करने की कोशिशें होती रही हैं और हो रही हैं। इसी वजह से इन दोनों ममालिक का जो आपस में बायलैटरल रिलेशंस हैं वो काफी हद तक उसमें जो है वो वुसअत आ रही है। जो अच्छा, इसके अलावा एक और भी एलिमेंट है और वो है इस्लामोफोबिया का। ठीक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो मौक़िफ़ है इस्लामोफोबिया के हवाले से वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है और प्रेसिडेंट पुतिन का भी इसी हवाले से जो मौक़िफ़ है वो दोनों का मौक़िफ़ सेम है। तो इसी वजह से अभी मॉस्को के अंदर एक नई एक पहले शायद चर्च था, मुझे इतना ज्यादा नहीं, एक नई मस्जिद का जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन ने इफ्तिताह किया है। अब प्रेसिडेंट पुतिन की क्या ख्वाहिश है कि इमरान खान आए और वो उसको उस मस्जिद के अंदर लेके जाएं, वो इफ्तिताह कराएं और वो सारा कुछ जो भी एक तरतीब है तो वो एक मुस्लिम वर्ल्ड को जो है मुस्लिम वर्ल्ड को मैसेज जाएगा। बिल्कुल मुस्लिम वर्ल्ड को भी मैसेज देना और फिर इसके साथ वेस्टर्न वर्ल्ड को भी ये मैसेज देना है कि आप जो है वो इस्लाम को अपने जियोपॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज ना करो। और अब रशिया जो है, देखो वो एक अल्लामा इकबाल का शेर भी है ना कि सनम मिल गए वो बुत खाने से, इस टाइप का, कि वो आपको याद होगा कि अब हमें या मुस्लिम वर्ल्ड को जो चीज नजर आ रही है कि वो रशिया एक होप के तौर पे नजर आ रहा है। इसी वजह से जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है उनकी जो रिलेशन है रशिया के साथ वो बन भी रही है। और फिर अगर हम वर्ल्ड वार 3 के सिनेरियो में देखें या एंड ऑफ टाइम के सिनेरियो में देखें तो हमें रशिया और मुस्लिम वर्ल्ड का एक अलायंस नजर आता है अगेंस्ट वेस्ट। तो ये सारी चीजें जो है ना उसी तरफ जा रही हैं और इसी वजह से जो इमरान खान का विजिट है, एक तो बायलैटरल रिलेशन हो जाएंगे जिसमें गैस पाइपलाइन की बात होगी और जिसमें रशिया की पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उस हवाले से, फिर डिफेंस के हवाले से जो है वो बातें होंगी। ये जो एक बायलैटरल चीजें चलती रहती है। लेकिन इसमें एक जो नया पहलू है और वो पहली दफा आ रहा है, वो पहलू जो है वो इस्लामोफोबिया और इस्लामिक वर्ल्ड के मीटिंग और साथ वो उस हवाले से होंगी। और एक्चुअली तैयब, ये एक इतना वसी मौजू है कि इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस तरह के कुछ और सेशंस भी हम मुस्तकबिल में जारी रखें।
जब तक वज़ीर आज़म का वहाँ पे दौरा होता है और जब तक ये सूरत हाल नॉर्मल नहीं होती, तो मिलके इस नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं। आज की नशिस्त में मेरे ख्याल में इतना ही जो है वो बेहतर रहेगा, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे और आने वाले दिनों में इस जो है वो सीरीज़ को हम जारी रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे और तैयब बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।